जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो देखिए क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं आपको उन्हीं में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना चाहिए। इसलिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कोवेलेंटली बॉन्डेड। ठीक है, तो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक तरफ है H और एक तरफ है Cl। अब एक इलेक्ट्रॉन H का एक Cl का है, दोनों ने बॉन्ड बना दिया। अब ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन में वो जोड़ा जिसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है उसे दोनों अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। मान लीजिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मैंने दो डॉट जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन था जिसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया उसे मैंने किसकी तरफ दिखाया, थोड़ा Cl की तरफ। ये मानकर कि Cl जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिसकती है उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसकी तरफ से दूर जाती इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन जिससे दूर दिखाया जाता है हल्का सा, उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अभी जरा ये बात करते हैं कि क्या क्या वैल्यूज होती है इनकी। पहली बात ये ध्यान रखना कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक यूनिटलेस फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये कंपैरिजन में निकाली जाती है। तो अब मैं बात करता हूं इन सब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो सबसे पहले लिथियम को लेके चलते हैं। 1.0, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7, नीचे भी 0.7 ही आता है इसमें। 0.9, 1.0, 1.0, 1.2 और ये आपका 1.5। यहां पे आएंगे तो 1.3, 1.5, 1.5, 1.6, नहीं मैं शायद ये 6 दो बार आएगा। 1.3, 1.5, 1.6, 1.6, 1.5, फिर आपका 1.8, 1.8, 1.8, यहां पे 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू को याद रखना। फिर भी जो बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उनके मुकाबले थोड़ा आसान है। अब अगर यहां पे मैं बात करूं, देखो 1.8, 1.0, 0.2 का डिफरेंस लेके चलो, 0.02 का। ठीक है, ये क्या आएगा, 1.2 हो गया, ये 1.4 हो गया, ये 1.6 हो गया, ये 1.8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 7, 9, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, ऊपर भी इसमें 1.9 ही आता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे 1.9 होता है, ये भी 1.9 होता है, ये भी 1.9 है, और ये जो कॉपर होता है, कॉपर का था, हाँ कॉपर 1.9 है, पूरी लाइन 1.9 की होती है। यहाँ पे आपका 1.7 और ये आपका 1.6 होगा। ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है, और ये आपका 4 है, लगभग 4 से हल्का सा नीचे होता है। हम थोड़ा नंबर को सिंपल लिखने के लिए यहाँ पे 4 लिख के चल रहे हैं। 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, अभी पूरी लाइन ही 1.8 की है, ये देखिए। ठीक है, अब 3 पे आ जाते हैं। 3 का दिया आपका 2.15 रहता है, ये आपका 2.0, 1.9 और ये भी आपका 1.9 ही रहता है, ये 2 हो जाता है, ये 2.2 है। ठीक है, ये 4 है, क्लोरीन का 3 होता है, ये 2.8 होता है, ये 2.5 होता है। सल्फर पे आते हैं, ये 2.5 है, ये 2.4 है, ये 2.1 है। यहां पे क्रिप्टन 3 होता है, ये आपका 2.6 होता है, और ये आपका 2.4 होता है। हाइड्रोजन का हम 2.1 लेकर चलते हैं।
देखो ऊपर की नोबल गैसेस कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनाती नहीं, इसलिए उनकी बात नहीं करते। क्रिप्टन और ज़ीनॉन के आपने बहुत सारे देखे भी होंगे, ये रेडियोएक्टिव होता है, इसकी बात ना के बराबर होती है। ठीक है, तो चलते हैं। कौन कौन सा स्केल है जिनके जरिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यूज होती है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्केल आया वो था आपका पॉलिंग स्केल। इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए फॉर्मूला दिया कि भाई कैसे निकाल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को। ये सिंबल होता है इसका काय, कि भाई दो एलिमेंट है ये, इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको निकालना है। तो उन्होंने बताया फॉर्मूला होता है 0.208 अंडर रूट इसमें ये ई ए क्या है, देखो ए और बी तो है एलिमेंट, ये तो नाम एलिमेंट की, ये क्या है सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो भी है ना नेम ऑफ एलिमेंट, हमने ये एलिमेंट लिख देते खाली, ये क्या है हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, ई क्या है यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी, जिसकी यूनिट है किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, जो ए और बी दो एलिमेंट है उनके बीच जो बॉन्ड बना, मान लो ये एच और ये सीएल है, तो क्या HCl की बॉन्ड एनर्जी कितनी देर में टूटेगा ये, फिर H2 की बॉन्ड एनर्जी इनटू Cl2 की बॉन्ड एनर्जी, इस पूरे का अंडर रूट, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरह से आएगा। अगर आप इसे किलो जूल की टर्म में निकालना चाहते हैं तो यही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 0.1017 अंडर रूट EAB माइनस EAA इंटू EBB, ये आएगा। अब यहां पर यूनिट रहेगी वो किस में रहेगी, वो रहेगी किलो जूल पर मोल में। किसकी यूनिट, बॉन्ड एनर्जी की। ये जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह लो इस वाले टर्म के लिए, या बॉन्ड एनर्जी दोनों सेम रहेगी, एक ही तरह का बॉन्ड है इसमें। अच्छा, ये तो एक हो गया। एक और साइंटिस्ट आए थे मिलिकन नाम के, उन्होंने अपना मिलिकन स्केल दिया। वो क्या है, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को बता रहा है। वो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को बताएगा कि आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। कहता है जो आयोनाइजेशन एनर्जी है और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उनकी वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आ जाएगी। उन्होंने इस बात को बोला। तो यहां से एक बात और निकलती है कि ऐसे एलिमेंट्स हैविंग हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आप इस चीज को देख भी सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली क्या थी, लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ रही थी ना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो थी, मतलब साइन पे ध्यान नहीं देना उसकी, उस माइनस साइन के रिलीज जो करता कुछ नहीं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ रही थी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लो, लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, और राइट साइड की तरफ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं देखूं तो राइट की तरफ बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली टॉप टू बॉटम घटती है ना, तो ऊपर की तरफ ज्यादा होंगे। तो इसलिए आप ऊपर की तरफ अगर देखोगे ना, राइट साइड पे ऊपर की तरफ, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको इसी जगह पर मिलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर असर डालते हैं? तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर जिसकी हम बात करें वो साइज ऑफ एटम। एटम का साइज क्या है? साइज ऑफ एटम। इस बात को आप अपने आप समझ सकते हो, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ये 1 शेल, ये 2 शेल, ये 3 शेल, तो होगा क्या? देखो, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा तो इनके बीच अट्रैक्शन क्या है? थोड़ा कम होता जाएगा। तो इसलिए जो दूसरा एटम भी आए, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि इसके साथ वो करेगा, पेयरिंग करेगा, ये दूसरा एटम आ गया, इधर दूसरा एटम आ गया, इधर दूसरा एटम आ गया, ठीक है। अब समझना, जो इसका जो दूसरा एटम आया है उसका खुद का इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आउटर मोस्ट शेल में आएगा, ऐसे। तो जितना ये पेयर न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, न्यूक्लियस की उसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और यही कारण है कि अगर आप देखो तो सामान्यतः अधिकांश ग्रुप में क्या हो रहा है कि जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। जैसे यहां पर एक ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है आपका। अगर आप इधर देखें ये पैटर्न फॉलो होता है, बीच में कुछ एक ऐसे भी है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, लेकिन नॉर्मली हम ये अप्रोच लगा सकते हैं कि भी हाँ, आउटर मोस्ट शेल दूर हो जाएगी, वहीं पर दूसरे जो एलिमेंट है उसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा उन दोनों का। तो जितना ये न्यूक्लियस से दूर होगा उतना इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के चांस क्या हो जाएंगे? कम। तो सामान्यतः क्या होगा, साइज बढ़ने के साथ साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है जी। दूसरा फैक्टर क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या कहता है? इसके बारे में ऑलरेडी हमें डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, वैल्यूज भी मैंने इसकी बताई हुई आप लोगों को, जैसे से लेफ्ट से राइट जाते हैं वैसे वैसे शेल्स तो उतनी रहती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की आउटर मोस्ट शेल, देखो समझना पहले, ये मेरे पास न्यूक्लियस, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये मान लो तीसरी शेल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट का, न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा है क्योंकि इस पर माइनस चार्ज, उस पर प्लस चार्ज, और इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो क्या कोशिश करेंगे? वो कोशिश करेंगे इसको बाहर की तरफ धक्का मारने की। माइनस माइनस में क्या होगा? रिपल्शन। तो ये बाहर धक्का मार रहे हैं और ये न्यूक्लियस अंदर खींच रहे हैं। जो बाहर धक्का मार रहे हैं उसे किससे निकाल लेते हैं हम? स्क्रीनिंग कांस्टेंट से। और जो ये क्या आपका, जो आपका नंबर प्रोटॉन है, और जो अंदर खींच रहा है इसको हटा के जो अंदर खींच रहा है वो क्या होगा? आपका जेड इफेक्टिव। मतलब जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? जेड स्टार इज इक्वल्स टू जेड माइनस एस। इसमें एस क्या था? स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट या स्लैटर कांस्टेंट, और जेड क्या था आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? जेड स्टार क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कितना पहुंचा वहां तक। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहुंचेगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, जो साइड वाले एटम का इलेक्ट्रॉन आएगा, वो जो आएगा, जैसे मान लो यहां पे है इसका, जो दूसरा एटम आएगा इससे पेयरिंग करने के लिए, उसका इलेक्ट्रॉन एक आउटर मोस्ट शेल वाले में तो आएगा। तो जितना आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? इस पेयर को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी भी क्या होगी? इसकी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। भाई जनरली लिखना मेरी मजबूरी कहो या जरूरत कहो, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक रूल है जो हर एलिमेंट मान लेगा उसको। तो इसलिए अपने आप को सेफर साइड में रखने के लिए क्या किया जाता है? जनरली लिखा जाता है। ठीक है, कि पत्थर की लकीर नहीं है भाई, ये बात सामान्यतः ऐसा होता है।
तीसरा फैक्टर जो हमारे पास है वो है चार्ज ऑन कटायन। देखिए जितना कटायन पे चार्ज ज्यादा होगा उतना एनसीपी बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस, मैग्नीशियम 2+। चार्ज की बात है कौन सा कॉन्सेप्ट ले लिया जाता है, एनसीपीई, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, ये ले लिया जाता है। जो क्या कहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 12/12, 12/11, 12/10, 1.2, 1.11। जितना इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतना हर एक इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जो पेयरिंग बनी हुई है, जो भाई जब हर इलेक्ट्रॉन पे, जैसे मान लो इसकी बात करूं मैं, इसमें मैं 3 शेल दिखाता हूं, 3 इसकी 3 इसमें। पहले वाले में थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, Mg 2,8,2। दूसरे वाले में 2,8,1 इसमें भी है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कहता है कि इस वाले में जो Mg+ है, जो Mg+ है उसमें क्या है, शेल तो देखो दोनों में 3-3 है, पर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब इसके हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो प्रोटॉन का अट्रैक्शन है वो क्या बढ़ गया, 1.1 हो गया है। तो अब जो दूसरा बाहरी एटम आएगा, दूसरा इसके कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, उसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचने की ताकत किसकी ज्यादा होगी, जिसका एनसीपी ज्यादा होगा। तो यहां से साफ है जितना प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा, जितना कटायन पर प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। तो मैं कह सकता हूं विद इंक्रीज इन चार्ज ऑन कटायन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब Fe3+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe2+ से ज्यादा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe से ज्यादा है। ऐसे ही Al3+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Al2+ से ज्यादा है, जो कि Al+ से ज्यादा और वो आपकी Al से ज्यादा है। Mn+7 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Mn+5 से ज्यादा है, जो Mn+4 से ज्यादा और वो आपकी Mn3+ से ज्यादा है, ये आपकी Mn2+ से ज्यादा और वो आपकी Mn से ज्यादा है। ठीक है, तो ये यहां से कंक्लूजन हमारे पास निकलता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं, चार्ज ऑन एनायन। एनायन पर जो चार्ज होता है उसके बेस पर देखते हैं। तो यहां से साफ है कि अगर मेरे पास एक बार है N, एक बार है N-, N2-, N3-, और सेम एलिमेंट हो, चार्ज दिखा रखा, तो मैंने हमेशा बताया कि NCPE के बेस पर कॉन्सेप्ट को बनाओ। तो यहां पे आपका 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, ऊपर प्रोटॉन डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन, ये 1 आ गया, ये 0.7 आ गया, ये 0.8 आ गया, ये 0.9 आ गया। तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए आउटर मोस्ट के हर एक इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन का जो चार्ज पहुंच रहा था वो देखो चार्ज के बढ़ने के साथ साथ, अब यहां पे बढ़ने का मतलब लगा लेना कि -3 -2 से छोटा है, नहीं, माइनस या प्लस तो सिर्फ ये शो करते हैं जब किसी एलिमेंट पर, किसी एटम पर आप प्लस माइनस लिखते हो, वो क्या शो करता है कि इतना इलेक्ट्रॉन लूज किया है या गेन किया है। माइनस बस ये दिखाता है कि इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, प्लस क्या शो करता है कि इतने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब रखना है 1 2 3 इस तरह से। तो जितना चार्ज बढ़ेगा उतना एनसीपी की वैल्यू घटेगी और उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो विद इंक्रीज इन चार्ज ऑन एनायन value of NCPE decreases and hence electronegativity decreases। अगला फैक्टर, फिफ्थ फैक्टर है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन।
इस पर कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती, देखिए ये कहता है देखो सेम एलिमेंट में कार्बन की बात करता हूं, जैसे मैं यहां क्वेश्चन लिख देता हूं पहले एक, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। मैं ऐसे क्यों लिखा, इसके लिए अगर आपको नहीं आइडिया तो IUPAC नेमिंग क्या लेक्चर में डाल रखा है, वहां से देख सकते हैं नंबरिंग किस हिसाब से होती है, ठीक। ऐसा मैं सोच बैठ रहा कि ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए मैं यहां से स्टार्ट किया, जो रूल रेगुलेशन उसी हिसाब से देखने पड़ेंगे। तो देखिए ये क्या कहता है, ये सारे कार्बन ही कार्बन है, ठीक है। कहता है जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे एक मिनट, with increase in percentage of s character orbital comes closer to the nucleus, hence attraction between nucleus and electron of orbital increases, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा एटम कोई आएगा, उसका इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाएगा उस ऑर्बिटल के साथ जो न्यूक्लियस के क्लोज आ चुका है, तो क्या होगा, उसको क्लोज आना पड़ेगा उससे बॉन्ड बनाने के लिए। मैं अपनी बात को समझाता हूं जरा, देखो जैसे मैं यहां पर 3 एग्जांपल ले रहा हूं कार्बन के ही। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी है sp2 और इसकी है sp। नॉर्मली ये होता है, ये देखो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं आप sp3, जो सिंगल बॉन्डेड होता है उसकी लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डबल बॉन्डेड कार्बन जो होता है उसकी लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर कोई कार्बन के आगे पीछे दोनों जगह ऐसे डबल बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। और जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है तो उसकी भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो 3p और 1s टोटल 4 हो गए ना, 100 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 25। इसमें 25% s कैरेक्टर होता है। 2p और 1s टोटल 3 हो गए, 100 को 3 से डिवाइड करो, कितना आया 33.3% s कैरेक्टर। इसमें 1s और 1p, तो 100 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 50% s कैरेक्टर। यहां से साफ है जैसे जैसे आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर की बात है यहाँ पे, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2, sp2 से sp की तरफ जाती है वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो अगर मुझे कार्बन जो है, जैसे मान लो इनके न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। ये कहता है कि sp3 वाला जो कार्बन है तो 25% स्पेरिकल कैरेक्टर है, s कैरेक्टर मतलब स्पेरिकल कैरेक्टर, तो 25% स्पेरिकल नजर आना चाहिए। तो मैंने इसको कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है। अगले वाला कहता है भाई sp2 वाला जो है ना वो 33.3% s कैरेक्टर, थोड़ा स्पेरिकल होगा तो अंदर की तरफ खिसकेगा ही, ऐसा हो गया। ये 50% स्पेरिकल होना चाहिए, ऐसे। अब अगर कोई भी एटम आता है और इन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, यहां होंगे। अब कोई बाहर से एटम आता है उसको बॉन्ड बनाना है इनके साथ, ये उसका न्यूक्लियस, ये बॉन्ड बना दिया। सेम एटम आया यहां पे भी, यहां, इसके लिए यहां आना पड़ेगा। तो सेम एटम जब अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन वाले, एक बार sp3 वाले कार्बन के साथ, एक बार sp2 वाले के साथ, एक बार sp वाले के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो हो क्या रहा है उससे, न्यूक्लियस और जहां ये जो आपका बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है इसके बीच की दूरी यहाँ पे कितनी है, इतनी है। यहाँ पे देखो उससे कम हो गई है, और यहाँ पे क्या हो गई है, उससे और कम हो गई है। तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, इसके न्यूक्लियस की तरफ खिंचना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। ये कंक्लूजन हमारे पास यहां से निकल कर आता है। अब अगर पूछ ले कि भाई आपको बताना है C1
मतलब पहले वाला कार्बन, सातवां और पांचवा। आपको पता है कौन से कार्बन, मतलब इनको इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। देखो ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड वाला मैंने बताया था कैसा होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। इसकी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला कैसा होता है, sp3। इसमें डबल बॉन्ड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 है ना, लिखा डबल बॉन्ड वाला। तो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसमें है, sp वाले में 50% होता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा C7 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद C7 के बाद क्या है, sp2 के बाद, सॉरी sp2 33.3%, सॉरी मैंने C7 लिख दिया गलती, C1 है ये। C1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझना, फिर आपकी C7 की, और सबसे कम किसकी होगी, C5 की। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। तो ठीक है, आप इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास H2O था, ठीक है, इसमें क्या था, इस तरह बॉन्ड बने होते, यहां पे हम लोन पेयर दिखाते हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp4। ये मैं सोच रहा sp3, देखो मैं उस वाली केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं जो नॉर्मली पढ़ते हो, मैंने कहा था मैं अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करेंगे जो एप्लीकेबल भी हो, ठीक। तो केमिकल बॉन्डिंग मैंने बताया sp4 कैसे आती है बॉन्ड एंगल के बेस पे। तो यहां पे क्या है, ये आपके जो बॉन्ड पेयर थे ना उनके आए, जिनमें कितना आया था, 20% s कैरेक्टर था, 20% s कैरेक्टर। इसमें भी कितना होगा, 20% s कैरेक्टर। जबकि जो लोन पेयर थे, लोन पेयर में हमने कितना कैलकुलेट किया था, 30% s कैरेक्टर, 30% s कैरेक्टर आया था इसके अंदर। तो वहां से अब जैसे मान लो मुझे इनको दिखाना है, ये O हो गया, ये H, ये H, O और H में से O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा जो कि 3.5 है, H की 2.1 है, H की 2.1, O की 3.5। तो इसमें जो बॉन्ड बनाने वाले दो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन खींचेगा। ऑक्सीजन खींच लिया यहां, है ना, हाफ से ऑक्सीजन की तरफ दिखा दो, दिख जाएगी ऑक्सीजन ने खींच लिया है, ठीक है जी। तो क्योंकि यहां पे S कैरेक्टर जो था sp4 20% एस कैरेक्टर था, लोन पेयर वाले में 30% है। जितना एस कैरेक्टर बढ़ता है उतना ही चीज न्यूक्लियस के करीब आती है। तो जो लोन पेयर वाले दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उनको मैं बॉन्ड पेयर वालों के मुकाबले तो क्लोज दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर हैविंग मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देन बॉन्ड, बीपी मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ध्यान रखना है जो हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है सेम एलिमेंट के लिए लगता है, मतलब ऐसा मत कर देना कभी कि एक तरफ आप sp हाइब्रिडाइजेशन तो लेके घूम रहे हो कार्बन की, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेके घूम रहे हो आप ऑक्सीजन की। इस तरह से कंपैरिजन मत करना भाई, वहां पे सारा खेल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जो जिस तरह से मैं बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको चीज लेके चलनी है। अब देखिए थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं इसमें, जैसे कि क्योंकि बहुत यूज होने वाला कॉन्सेप्ट आपका HCl है, NH3 है, NF3 है, ठीक है, ये है जैसे हमारे पास। तो अब हम देखेंगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, हाइड्रोजन की 2.1, यहां हाइड्रोजन की 2.1, नाइट्रोजन की 3, नाइट्रोजन 3, फ्लोरीन लगभग 4। तो अगर मुझे इनके बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हो तो इसमें क्या है, क्लोरीन की तरफ खिसका के दिखा दिया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन की तरफ खिसका के दिखा दिए क्योंकि ज्यादा नेगेटिव है। यहां पे फ्लोरीन की तरफ खिसका दिए। अब इससे क्या बॉन्ड एंगल पे फर्क पड़ेगा, क्यों, देखो यहां पे 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन के 3 जोड़े पास में आ गए ना, क्लोज आ गए, तो रिपल्शन होगा तो क्या खुलेगा ये, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा NH3 का। देखो ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, इन दोनों में ही क्या है, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है।
लेकिन ये मत सोच लेना कि इन दोनों के बॉन्ड एंगल भी सेम होंगे, नहीं, बॉन्ड एंगल अलग अलग होंगे। इसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, इसका छोटा होगा, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन क्लोज आ गए हैं तो रिपल्शन होगा। इसमें क्या फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अपनी तरफ खींच लिया है उसने, तो यहाँ पे क्या दूर दूर चले गए, तो इसको और क्लोज लाया जा सकता है। तो ध्यान रखना NF3 में बॉन्ड एंगल NH3 के बॉन्ड एंगल के मुकाबले क्या होता है, छोटा होता है इसका, ठीक है ना। ये इसका बॉन्ड एंगल बड़ा है, इसका एंगल छोटा है, तो ये किस बेस पे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर ही लिखा जाता है। और अगर इन पे साइन दिखाए जाए तो यहाँ पे आपका जो Cl है उस पे स्लाइटली नेगेटिव, H पर स्लाइटली पॉजिटिव, N पर स्लाइटली नेगेटिव और जो H है उस पर स्लाइटली पॉजिटिव, और इसके सारे स्लाइटली पॉजिटिव क्या हो गई, चलो खिसक तो नहीं गया था, इसके सारे स्लाइटली पॉजिटिव का सम इसके स्लाइटली नेगेटिव के बराबर आएगा। ऐसे यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन 3 इसकी 4, तो इस पे फ्लोरीन पे क्या आएंगे, स्लाइटली नेगेटिव, और इन सबके स्लाइटली नेगेटिव के बराबर क्या आएगा, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, क्योंकि जो खींच रहे इलेक्ट्रॉन कहां से खींच रहे, इससे तो खींच रहे हैं, तो जितने जितने नेगेटिव आ रहे हैं उन सबके सम के बराबर क्या आएगा, इसका स्लाइटली पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको एक मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल बताता हूं जो आपके काफी काम आ सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खास तौर पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में इनको कंपेयर कर रहा हूं। फ्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, ठीक है। मुझे कुछ कलर भी अलग यूज कर देना चाहिए ताकि एकदम से माइंड में क्लिक भी करे चीज। नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ, नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, ऑक्सीजन थोड़ा अलग से लिख देता हूं, उसको खिचड़ी बन जाएगी नहीं तो, ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। देखो यहां पे एक बात समझना, कार्बन का sp3 नाइट्रोजन कार्बन का sp नाइट्रोजन के sp3 से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नाइट्रोजन का sp, यहां पे sp आएगा, नाइट्रोजन का sp ऑक्सीजन के sp3 के मुकाबले क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव रेंज लिखिए, नीचे से ऊपर जाता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की होती है, ठीक है। अब बात कर लेते थोड़ा सा ट्रेंड की, ट्रेंड इन ग्रुप, या कह दूं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप। और वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड। ग्रुप में क्या होता है, नॉर्मली मान के चलते हैं एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, वही साइज वाली बात आ जाएगी जो फैक्टर्स अफेक्टिंग में मैं डिस्कस कर चुका हूं, जी से ग्रीन, जी से ग्रुप। तो देखते हैं ग्रुप में कहीं पर कुछ एक्सेप्शन आता है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे है। देखो नीचे घटना चाहिए था, ये बढ़ा है, यहां पे घटना चाहिए था, ये बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, हाँ ये सेम रहा है, यहां भी बढ़ गया है। इसके अलावा जो ग्रुप 13 है, ये देखो इससे ये फायदा रहेगा कि आपको कहां कहां पे एकदम फोकस करने की जरूरत है, क्वेश्चन वहीं से आएगा एंट्रेंस में। सिंपल जो ट्रेंड होता है वो क्वेश्चन आता ही नहीं है भाई, ठीक है। डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ग्रुप में बस ये है जो थोड़ा सा ट्रेंड से हटके जा रहे हैं, ठीक है। अगर पीरियड में वेरिएशन की बात करूं, वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाली बात आ जाएगी। उम्मीद क्या है, लेफ्ट से राइट जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है
तो ये भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पी से पिंक, पिंक नहीं रेड से शो कर दूंगा। देखते कौन कौन स्ट्रैंड को फॉलो नहीं कर रहा। बढ़ गया, बढ़ता गया, बढ़ गया, बढ़ता गया, ये बढ़ रहा है, इधर घट गया है, ये घट गया है, ये फिर घट गया है, इधर तो लगाना ही पड़ेगा रेड कलर, ठीक है। ये बढ़ता गया, बढ़ता गया, ये बढ़ रहा है, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, ये घट गया है, ठीक है, बढ़ता गया, ये बढ़ा 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 बढ़ा, बढ़ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये घट गया यहाँ पे, सॉरी एसजी में लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें इससे पहले वाले में सेम है, ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा आपको टेबल के अंदर याद रहेगा कि कौन कौन से ऐसे हैं जो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो आप ये लगा लो कि आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हेलोजन वाला ये पूरा हिस्सा, और यहां से ये जो आप देख रहे हो, ये जो मैंने व्हाइट कलर में किया साथ में हाइड्रोजन, ये काफी ज्यादा यूज होगा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनकी वैल्यू तो आपको एटलीस्ट याद रहनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। इससे आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।